हेलो एंड वेलकम टू वर्मास ऑनलाइन अकेडमी। दोस्तों, जेएसएससी लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है। 27 जुलाई को जो है इसका पहला डे था। ठीक है, कुछ लोगों का एग्ज़ाम्स हो चुका है, कुछ का एग्ज़ाम्स बाकी है। दोस्तों आइए देखते हैं जेएसएससी लैब असिस्टेंट में केमिस्ट्री से किस तरह के क्वेश्चंस जो है ये आ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन संभावित हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग 20 ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन जो है ये पूरे सिलेबस में से आएगा। ठीक है, इस पूरे सिलेबस के लगभग हर एक टॉपिक से जो है 20 क्वेश्चंस को चुना गया है, निकाला गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है ये पूछा जा सकता है जेएसएससी लैब असिस्टेंट के एग्जाम्स में। साथ ही साथ दोस्तों, जो लोग आज इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अगर आपने हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन अकेडमी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और जितने भी क्वेश्चंस इसमें आएंगे आप कोशिश करेंगे इसका आंसर करने का। ठीक है, तो साथ साथ जो है हम लोग इन चीज़ों को करते जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जो कि है जेएसएससी लैब असिस्टेंट के केमिस्ट्री सब्जेक्ट पर आधारित। ठीक है दोस्तों, जो आज का सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है ये है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए न्यूट्रल कैल्शियम एटम। ठीक है, कहा जा रहा है एक न्यूट्रल कैल्शियम एटम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने होते हैं। ठीक है, ऑप्शंस हमारे पास है 20, 18, 40 या 16। दोस्तों, एक न्यूट्रल एटम की अगर हम लोग बात करें तो न्यूट्रल एटम जो नेचुरल एटम होता है उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं। और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है Ca20। ठीक है, आपको पता होगा कि कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है ये 20 है। और 20 एटॉमिक नंबर होने का मतलब क्या है कि इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये 20 होंगे और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी जो हैं वो 20 होंगे। ठीक है, तो एक न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इक्वल होता है और ये उसके इलेक्ट्रॉनिक नंबर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक न्यूट्रल कैल्शियम एटम में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा 20। ठीक है, कैल्शियम हैज़ एन एटॉमिक नंबर ऑफ 20 विच रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ पर है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एन हेलोजन, इज ए हेलोजन। कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक एलिमेंट जो है, जो दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा एक एलिमेंट जो है ये हेलोजन है। ऑप्शंस हमारे पास है हीलियम, सोडियम, क्लोरीन या कार्बन। दोस्तों, दिए हुए ऑप्शंस में क्लोरीन जो है ये एक हेलोजन है। हेलोजेंस के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि हेलोजेंस वो एलिमेंट्स होते हैं जो ग्रुप 17 में आते हैं पीरियोडिक टेबल के। ठीक है, और ये क्लोरीन जो है ये इसी ग्रुप का एक मेंबर है, तो इसीलिए जो इसका आंसर होगा ये होगा क्लोरीन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस पर आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेसिस थियोरी, HSAB थियोरी जिसे हम लोग जानते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्ड एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स नीचे में दिए गए हैं इनमें से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक जो है ये हार्ड एसिड्स एंड बेसिस के लिए है। ठीक है, HSAB थियोरी जो है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस थियोरी, इसके अनुसार से इनमें से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हार्ड एसिड्स एंड बेसिस के लिए है। ऑप्शन है हमारे पास हाई पोलराइजेबिलिटी, ठीक है, लार्जर एटॉमिक साइज, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स या ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता होगा HSAB थियोरी में जो है हार्ड एसिड्स एंड बेसिस के बारे में पता चलता है हम लोगों को कि ये जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। तो हार्ड एसिड्स एंड बेसिस हैव रिलेटिवली स्मॉल एटॉमिक एंड आयनिक साइज। ठीक है, हार्ड एसिड एंड बेसिस में क्या होता है, रिलेटिवली जो इसका एटॉमिक साइज होता है या जो आयनिक साइज होता है ये स्मॉल होता है, स्मॉलर होता है। ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग कैपेबिलिटीज़। ठीक है, और जिसके कारण ये क्या करते हैं, इनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग कैपेबिलिटीज़ होता है ड्यू टू देयर हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। हार्ड एसिड्स एंड बेसिस को हम लोग किस तरह से कैरेक्टराइज कर सकते हैं, तो ये जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, विच टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस टेंड टू फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विद ईच अदर। कहा जा रहा है कि इनमें से किस तरह के एसिड्स एंड बेसिस जो है ये
फॉर्म करते हैं, निर्माण करते हैं स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस के एक दूसरे के साथ में। ठीक है, इनमें से किस तरह के एसिड्स और बेसिस जो है ये एक दूसरे के साथ मिलकर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास हार्ड एसिड्स विथ हार्ड बेसिस, सॉफ्ट एसिड्स विथ सॉफ्ट बेसिस, हार्ड एसिड्स विथ सॉफ्ट बेसिस और सॉफ्ट एसिड्स विथ हार्ड बेसिस। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ये है हार्ड एसिड्स विथ हार्ड बेसिस। हार्ड एसिड्स विथ हार्ड बेसिस जो मिलकर क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण करते हैं। अकॉर्डिंग टू HSAB थियोरी, hard acids such as small highly charged metal ions tend to form stable complexes with hard bases such as small highly electronegative species। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये होगा हार्ड एसिड्स एंड हार्ड बेसिस। ये दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन्स अ डायरेक्ट मेटल कार्बन बॉन्ड। ठीक है, इनमें से जो नीचे दिए हुए ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है ये एक डायरेक्ट मेटल कार्बन बॉन्ड जो है ये बनाता है। ठीक है, ऑप्शंस हमारे पास है इथेनॉल जिसको C2H5OH के नाम से हम लोग जानते हैं, मीथेन जो कि CH4 के नाम से जानते हैं, फेरोसिन जिसे FeC5H5 के नाम से हम लोग जानते हैं, और एसिटिक एसिड जिसे CH3COOH के नाम से हम लोग जानते हैं। तो कहा जा रहा है इसमें से किस कंपाउंड में डायरेक्ट मेटल कार्बन बॉन्ड आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों ये होगा फेरोसिन। फेरोसिन में क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट मेटल कार्बन बॉन्ड देखने को हमें मिलता है। फेरोसिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक टॉपिक से जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो फेरोसिन जो है ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है दैट कंटेन्स डायरेक्ट मेटल कार्बन बॉन्ड। इसमें क्या है, मेटल और कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड आपको देखने को मिलता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर विथ 2 साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनियंस। ठीक है, C5H5, आपको 2 C5H5 देखने को मिल जाएंगे जो कि सैंडविच किए हुए होंगे और बीच में बॉन्डेड एट टू ए सेंट्रल आयरन एटम। ठीक है, दो तरफ से C5H5, ठीक है, और Fe फिर C5H5 देखने को आपको मिल जाता है। तो ये जो है ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है और ये डायरेक्ट मेटल कार्बन बॉन्ड को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, व्हाट इज द जनरल केमिकल फार्मूला फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। कहा जा रहा है कार्बोहाइड्रेट्स का जो जनरल केमिकल फार्मूला है ये क्या है। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है CnH2n, CnH2n+2, CH2O और होल ब्रैकेट में है N और CnH2nO2। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा फार्मूला जो है केमिकल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट्स को दर्शाता है। तो इसका जो सही उत्तर है ये है CH2O। ठीक है, होल का इसका जो है ये है N, CH2O का होल N, जहाँ पर N क्या है, रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। N क्या करता है, कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करता है इन द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का जनरल केमिकल फार्मूला की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता होगा कि इसका जो जनरल फार्मूला है ये है CH2N। ठीक है, तो ऑप्शन C जो है यहाँ पर सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, विच क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कंटेन्स ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स। कहा जा रहा है इनमें से किस क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन में ओनली सिंगल बॉन्ड्स होते हैं कार्बन एटम्स के बीच में। ठीक है, कार्बन एटम्स के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, इनमें से किस हाइड्रोकार्बन्स में। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस हमारे पास है एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। दोस्तों आपको पता होगा कि एल्केन्स जो है इसमें ओनली सिंगल बॉन्डेड कार्बन्स होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है ये सिंगल होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा एल्केन्स। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एल्केन्स। एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। आपको पता होगा कि एल्केन्स जो है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इसका मतलब क्या है, दे कंटेन ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। ठीक है, जैसे हम लोग CH4 या तो C2H6 की अगर हम लोग बात करें तो C के बीच जो है एक सिंगल बॉन्ड होगा और H और H इस तरह से 6 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग कह सकते हैं ये जो ग्रुप है ये एल्केन ग्रुप का है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एल्केन्स के पास जो है ये ओनली सिंगल बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन कार्बन एटम्स।
अगर हम लोग एल्कीन और एल्काइन का बात करें तो आपको पता होगा कि एल्कीन में जो है कम से कम एक डबल बॉन्ड होता है और एल्काइंस में जो है कम से कम एक 3 बॉन्ड्स होता है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड्स होता है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, कहा जा रहा है इनमें से कौन सा जो है एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। ऑप्शन है हमारे पास प्रोपेन, जिसका केमिकल फार्मूला दिया हुआ है C3H8, ठीक है, इथीन, जिसका केमिकल फार्मूला है C2H4, ब्यूटेन C4H10 और पेंटेन जो कि है C5H12। अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऑप्शन A, C एंड D जो है ये सभी एल्केन्स ग्रुप हैं, एल्केन ग्रुप से आते हैं, जबकि दिए हुए ऑप्शंस में ऑप्शन बी जो है ये आप देखेंगे कि ये जो है ये एल्कीन ग्रुप का आता है। ठीक है, ये एल्कीन ग्रुप से है, तो एल्कीन ग्रुप जो है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ ऑप्शन है इसमें ऑप्शन बी जो है ये सही उत्तर होगा, इथिन, जिसका केमिकल फार्मूला है C2H4। इथिन इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड एन एल्कीन। ठीक है, इथिन जो है एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और एल्कीन समूह से है, कंटेनिंग 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन इट्स स्ट्रक्चर, जिसमें से एक कार्बन कार्बन के बीच जो है डबल बॉन्ड इसके स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर होगा इथीन। अगला क्वेश्चन आता है, विच लॉ डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कहा जा रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर और वॉल्यूम, गैस के प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशनशिप को बताने वाला कौन सा लॉ है। ठीक है, कौन सा लॉ हमें कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशनशिप को बताता है। ऑप्शन है हमारे पास बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक्स लॉ या एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ये है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या स्टेटमेंट देता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ ए गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। ठीक है, कहा जा रहा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर गैस का जो प्रेशर है वो इसके वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इसको मैथमेटिकली किस तरह से एक्सप्रेस किया गया है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, जहाँ पर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज द लाइटेस्ट। ठीक है, कहा जा रहा है इनमें से जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इन गैसेस में से कौन सा गैस जो है ये लाइटेस्ट है, मतलब सबसे हल्का है। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या आर्गन। दोस्तों आपको पता होगा कि हाइड्रोजन जो है वो सबसे हल्की गैस है, तो इसका उत्तर जो है ये सिंपल है, हाइड्रोजन, जिसे हम लोग H2 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस जो है ये लाइटेस्ट है। हाइड्रोजन गैस जो कि H2 इज द लाइटेस्ट गैस एमंग द गिवन ऑप्शंस हैविंग द लोएस्ट मोलर मास। क्वेश्चन नंबर 11 आता है, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार से गैसेस आर कंपोज्ड ऑफ व्हाट। कहा जा रहा है गैसेस किन चीज़ों से मिलकर बना है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार गैसेस जो है वो किन चीज़ों से मिलकर बना है। ऑप्शन है हमारे पास मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, आयंस एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ये होगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। गैसेस जो हैं वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने हैं। द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस स्टेट्स दैट गैसेस आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, आइदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या कहता है कि गैसेस जो है ये स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं, जो कि या तो एटम्स अथवा मॉलिक्यूल्स हों, दैट आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। और ये जितने भी स्मॉल पार्टिकल्स है ये कॉन्स्टेंटली रैंडम मोशन में होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है ये हो जाएगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, व्हाट डज द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब फॉर ए गैस। एक गैस के लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये क्या डिस्क्राइब करता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस इन ए गैस सैंपल, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर साइज इन ए गैस सैंपल, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी इन ए गैस सैंपल या द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर चार्जेस इन ए गैस सैंपल। ठीक है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये किसी गैस के लिए क्या डिस्क्राइब करता है, ये है क्वेश्चन। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है वेलोसिटीज़। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ इन ए गैस सैंपल, ये डिस्क्राइब करता है कौन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन।
ठीक है। द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज इन ए गैस सैंपल एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स या इलेक्ट्रोलिसिस। इसका जो सही उत्तर है ये है रिडक्शन। किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो इलेक्ट्रॉन गेनिंग का जो प्रोसेस है ये कहलाता है रिडक्शन। तो रिडक्शन इज द प्रोसेस इन विच ए केमिकल स्पीसीज गेन इट्स इलेक्ट्रॉन लीडिंग टू डिक्रीज इन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। क्वेश्चन नंबर 14 आता है, विच इलेक्ट्रोड इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज द साइट ऑफ ऑक्सीडेशन। कहा जा रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका कौन सा इलेक्ट्रोड जो है, हम लोग जानते हैं कि दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक एनोड के नाम से जाना जाता है और एक कैथोड के नाम से जाना जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर हम लोग बात करें तो कहा जा रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन का साइट होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन जो है ये किस इलेक्ट्रोड पर आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन है हमारे पास एनोड, कैथोड, बोथ एनोड एंड कैथोड, या नेदर एनोड नॉर कैथोड। तो दोस्तों आपको पता होगा कि किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऑक्सीडेशन जो होता है ये होता है एनोड पर। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा एनोड। ठीक है, इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑक्सीडेशन अकर्स एट द एनोड वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द स्पीसीज इंक्रीजेस। ठीक है, ऑक्सीडेशन के स्पेस जो है वो इंक्रीज होता है। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री क्या है। ठीक है, द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लाइट के फिजिकल प्रॉपर्टीज का अध्ययन, स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग लाइट, लाइट के इन्वॉल्व होने पर जो केमिकल रिएक्शंस होता है उसका अध्ययन, द स्टडी ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन बाय मटेरियल, मटेरियल्स के द्वारा जो लाइट एब्जॉर्ब किया जाता है उसका अध्ययन, या द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फोटोन्स, या फोटोन्स के स्ट्रक्चर का अध्ययन। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन बी, जो है द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग लाइट। फोटोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, क्या स्टडी करते हैं, ये केमिस्ट्री का एक ब्रांच है दैट डील्स विद द केमिकल रिएक्शंस ट्रिगर्ड और इन्फ्लुएंस्ड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। जब किसी भी वस्तु पर लाइट पड़ता है तो उस पर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उनका अध्ययन क्या कहलाता है, फोटोकेमिस्ट्री कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी प्रोसेस ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। इनमें से कौन सा फोटोकेमिस्ट्री का एक प्राइमरी प्रोसेस है। ऑप्शन है हमारे पास फ्लोरोसेंस, फॉस्फेरोसेंस, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, रेडियो एक्टिव रिलैक्सेशन। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है यह है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग क्या है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग इज ए प्राइमरी प्रोसेस ऑफ फोटोकेमिस्ट्री वेयर अ मॉलिक्यूल इन एन एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट undergoes transition to an excited triplet state। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा ये हो जाएगा इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। क्वेश्चन नंबर 17 आता है, विच टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन इन्वॉल्व्स द स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ ऑफ पॉलीमर चेन्स। ठीक है, इनमें से कौन सा टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन जो है ये स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ ऑफ पॉलीमर चेन्स होता है यूजिंग मोनोमर्स विथ फंक्शनल ग्रुप। किसी फंक्शनल ग्रुप के मोनोमर्स का यूज करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ ऑफ पॉलीमर कर सकते हैं। किस पॉलीमराइजेशन में ये प्रोसेस होता है। तो ऑप्शन है हमारे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है, रेडिकल पॉलीमराइजेशन या रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है यह है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इन्वॉल्व्स द रिएक्शन बिटवीन मोनोमर्स विथ फंक्शनल ग्रुप्स, एग्जाम्पल OH या COOH, ठीक है, टू फॉर्म ए पॉलीमर रिलीजिंग ए स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज वाटर एज बाई प्रोडक्ट। जिसमें क्या होता है, इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, एक स्मॉल मॉलिक्यूल रिलीज होता है जो कि वाटर होता है बाई प्रोडक्ट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 18 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरली अकरिंग पॉलीमर। ठीक है, दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा नेचुरल अकरिंग पॉलीमर का एक एग्जाम्पल है। पहला ऑप्शन है पॉलीइथिलीन, ठीक है, दूसरा है पॉलीप्रोपिलीन, तीसरा है PVC जिसे हम लोग पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं,
या चौथा है सेल्यूलोज। दोस्तों नेचुरली अकरिंग पॉलीमर की अगर हम लोग बात करें तो सेल्यूलोज जो है ये एक नेचुरली अकरिंग पॉलीमर है। तो दिए हुए ऑप्शन में ऑप्शन डी सेल्यूलोज जो है ये सही उत्तर होगा। सेल्यूलोज इज ए नेचुरली अकरिंग पॉलीमर फाउंड इन द सेल वॉल्स ऑफ प्लांट्स and is composed of repeating glucose units. Question number 19. Which of the following molecules has a linear shape? ठीक है, कहा जा रहा है इनमें से किस मॉलिक्यूल के पास लीनियर शेप होता है। ऑप्शंस हमारे पास है वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4 या अमोनिया NH3। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ये है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ लीनियर शेप विथ कार्बन एटम इन सेंटर बॉन्डेड टू 2 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका शेप कैसा है, लीनियर है, जहाँ पर कार्बन एटम जो है वो सेंटर में होता है और 2 ऑक्सीजन जो है इसके दोनों साइड्स होते हैं। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ लीनियर शेप, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। द एलिमेंट with atomic number 17 is a member of which group in the periodic table। एक पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक नंबर 17 है ये किस ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 17 किसका है, क्लोरीन का है। ये हमें पता है कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17। तो कहा जा रहा है कि क्लोरीन जो है ये पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप का मेंबर है। ऑप्शन है हमारे पास ग्रुप 1, ग्रुप 7, ग्रुप 17 या ग्रुप 18। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ग्रुप 17। क्लोरीन जो है ये ग्रुप 17 का सदस्य है। द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 17 इज क्लोरीन विच बिलोंग्स टू ग्रुप 17 ऑल्सो नॉन एज हैलोजेंस। ठीक है, ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं इसको हम लोग हैलोजेंस कहते हैं, जैसा कि हमने इससे पहले डिस्कस किया था। तो क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर 17 है और ये ग्रुप 17 का सदस्य है जिसको हम लोग हैलोजेंस के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों ये थे JSSC लैब असिस्टेंट 2023 के एग्ज़ाम के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, लगभग हर एक टॉपिक को कवर करने का हमारे द्वारा प्रयास किया गया। ये इसका पहला सेट है, अगला सेट जो है ये जल्द ही पब्लिश किया जाएगा इसी चैनल पर। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जितने भी अपडेट्स और नोटिफिकेशंस हैं इनकी जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप झारखंड जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, जो संपूर्ण झारखंड का जो वीडियो सीरीज़ पब्लिश हुआ है वर्मास ऑनलाइन अकेडमी में, तो इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप जो है संपूर्ण झारखंड का वीडियो सीरीज़ देख सकेंगे। इसके अलावा इसी तरह का एक मॉडल सेट्स हम लोग कह सकते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड बेसिक कंप्यूटर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं इससे जुड़ा हुआ मॉडल सेट्स तैयार किया गया है हमारे द्वारा, जिसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। वहाँ से आप जितने भी वीडियोज़ अब तक पब्लिश हुए हैं वो सभी देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं वर्मास ऑनलाइन अकेडमी। और अधिक वीडियोज़ के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन अकेडमी को। धन्यवाद।